इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर भाग 4। इसमें हम धार्मिक केंद्र से शुरुआत करते हैं। तो चलिए आरंभ करें इसको बिना समय गंवाए। राजधानी का चयन। लोग पहले राजधानी का चयन करते थे कि हमें राजधानी बनाना कहाँ है, तब न राजधानी बनाइएगा, नहीं तो कहीं भी बनाइएगा तो भूखे लोग मर जाएंगे। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहरों के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो विजयनगर साम्राज्य के इर्द गिर्द उत्तर के भाग में जो चट्टान हुआ, चट्टान मतलब पहाड़ी इलाका, उसके बारे में। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बोला जाता है कि पहाड़ियां जो हैं रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के जो राज्य थे किष्किंधा, तो किष्किंधा की रक्षा करती थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी जिसको उधर के लोग मानते थे, तो पंपा देवी ने इस पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षक देवता थे उनका यहाँ पर उनका आगमन हुआ था, तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं। इसका शिव का एक रूप माना जाता है और उनसे विवाह के लिए तप किया था। कौन? यहाँ पर पंपा जो नाम की जो उस समय देवी हुआ करती थी, वो तप की थी शिव से विवाह करने के लिए। तो वहां पर विरूपाक्ष मंदिर आपको मिलेगा, पंपा देवी मंदिर मिलेगा, भोलेनाथ का मंदिर मिलेगा। तो ये सब मंदिर आपको साउथ के इलाके में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। आज तक यह विवाह जो है विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है, वहां के भक्तजनों के माध्यम से, वहां के लोगों के माध्यम से, वहां के समुदायों के माध्यम से। और इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं वहां पे, क्योंकि ये जो विजयनगर साम्राज्य था वो जैन मंदिर खूब बनवाते थे। ये पूर्वकालिक मतलब उनके जमाने का पुरनका जैन मंदिर, जैन धर्म को मानने वाले लोगों का मंदिर स्थान वहां पर मिलेंगे। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र जो है कई धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था, कई धार्मिक मान्यताओं से संबंध इनका था इन क्षेत्रों का। और इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसाल तथा चोल वंशों तक जाता है। और ये सब इस क्षेत्र में राज किए हैं और पूरे अच्छे तरीके से इनका राजतंत्र वहां पर चला है। आमतौर पर बात किया जाए तो शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। मतलब समझो यहाँ पे कि शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर को निर्माण करवाना है, मंदिर निर्माण करवाना है, उसके लिए आगे रहते थे हमेशा कि भैया हम ईश्वर के देन हैं, ईश्वर के वजह से हम हैं, सब चीज हम उन्हीं के वजह से हैं, इसीलिए उन लोगों ने बनवाना चालू कर दिया। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मतलब देवता से सीधा साधा जोड़ दिया जाए और नहीं तो संकेत भाषा में उसको जोड़ दिया जाए, देवता का अवतार बताया जाए चाहे देवता बताया जाए, इसी रूप में राजा का बराबरी किया जाता था देवताओं से। मंदिर जो था शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। मंदिरों में धर्मशाला था, मंदिरों में आपको शिक्षा के लिए वहां पर आश्रम बनाए गए थे जहां पर बच्चों को शिक्षा दिया जाता था। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। जमीन हो गया, रखरखाव के लिए पैसा हो गया, ये सब शासक दान में देते थे मंदिर को। और अतएव मंदिर निर्माण जो है ना धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुआ। जो भी मंदिर था महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र, सामाजिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, आर्थिक केंद्र के रूप में ये सब सामने आ गए। और शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का जो निर्माण है, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। ये बता सके कि हम क्या क्या कर सकते हैं। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहां, समझा यहाँ पर कि यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था
और उन्हीं के वजह से वहां पर विजयनगर राज्य को बसाया गया। आप अपने किताब में जब भी आप बुक पढ़ रहे हो तो उसमें देखोगे तो बगल में चित्र भी बनाए गए होंगे, लेकिन ये कॉपी जो ऑनलाइन मिलता है उसमें आपको चित्र को नहीं दिया जाता है। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित किया गया है, एकदम कन्नड़ लिपि में लिखा गया है आदेश के रूप में। और जो भी वो आदेश देते थे, चाहे जो भी उनका संदेश होता था, उस पर श्री विरूपाक्ष लिखा हुआ करता था, हमेशा लिखा जाता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेत के रूप में विरुद्ध हिंदू हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते हैं यहाँ पर। और हिंदू सूरत राणा क्या है, आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि सूरत राणा तो एक नया शब्द है कि नहीं। सूरत राणा का मतलब ये हो जाता है कि वहां का हिंदू राजा, हिंदू जिसके वजह से वो राज्य चल रहा है। तो सांकेतिक रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी दिया गया है। और यह अरबी भाषा के शब्द में सुल्तान, जिसका अर्थ होता है राजा, तो राजा का संस्कृत अनुवाद था, ये राजा का संस्कृत अनुवाद था हिंदू सूरत राणा। तो राणा जी के नाम से भी हिंदुस्तान के राजाओं को लोग जानते थे। शाब्दिक रूप में देखा जाए तो इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान, मतलब हिंदू राजा। उस क्षेत्र पर जो हिंदू राजा था, उसको हिंदू सूरत राणा के नाम से भी जाना जाता था। राणा जी का नाम तो आप सुने ही होंगे, तो बस वही चीज चलता था। आप मेवाड़ में चले जाओ, मेवाड़ में क्या, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इधर आपको राणा जी नाम सुनने को बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप इधर हमारे इलाके में उत्तर प्रदेश, बिहार में आ जाओ, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये सब में भी सुनने को मिलता था। लेकिन खास कर से गुजरात, पंजाब में तो नहीं, गुजरात, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, दिल्ली का इलाका, हिमाचल प्रदेश का इलाका, और इधर आ जाओ तो महाराष्ट्र का इलाका, तेलंगाना का कुछ इलाका, इसमें राणा जी शब्द चलते थे। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, पुराने परंपराओं को अपनाया और उनमें नवीनता लाई, उसमें फिर अच्छे तरीके से उसको गढ़ा और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्राकृतिक मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी थी और राजा के मंदिरों की यात्रा को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उनके साथ जाते थे। और जो भी महत्वपूर्ण केंद्र थे उन पर उस राज्य के नायक भी उनके साथ जाते थे, उनके सैनिक भी साथ जाते थे राजा की सुरक्षा करने के लिए। राजा इधर सबसे ग्रेट, राजा सबसे महान था, इसलिए उसकी रक्षा करना पड़ता था। लोग ना चाहते हुए भी रक्षा करना पड़ता था उनको। आकाश से लिया गया विरूपाक्ष मंदिर का यह दृश्य है। और विरूपाक्ष मंदिर में आपको गौशाला भी मिलेगा, धर्मशाला भी मिलेगा, मंदिर भी मिलेगा, आपको वहां पर रख रखाव के लिए जगह भी मिलेंगे, दुकान भी मिलेंगे। आज के जमाने में वहां पर ढोंग भी मिलेगा कि हम यहाँ पर पूजा नहीं करें तो गेट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे ठीक है यार, 20 साल के लिए ना बंद होगा, एक दिन पूजा ना करके देखोगे तो तब ना समझ में आएगा कितना बात सही है, कितना बात गलत है। तो वैसे ही करने की हिम्मत किसी के अंदर है नहीं। और औकात की बात कर दें तो वहां के ब्राह्मण आपको करने नहीं देंगे, ब्राह्मण करने भी दें तो वहां के लोग पागल हैं, वो नहीं करने देंगे। अब आगे आता है गोपुरम और मंडप। तो गोपुरम मतलब ये मंदिर का ऊपर वाला को गोपुरम बोलते हैं, और मस्जिद के ऊपर जो गोल होता है उसको मंडप बोलते हैं। ठीक है, जो भी आप गोल देखो उसको मंडप बोल सकते हो। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व यहाँ पर प्रकाश में आते हैं, और इसमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की द्योतक है, राजकीय सत्ता का सबूत है, और उसी में शामिल है। और उनका सबसे अच्छा उदाहरण है राजा कृष्णदेव राय गोपुरम। यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है राय गोपुरम, चित्र 7.7। हमने ऊपर देखा है ना, राय ये जो
कमल महल था, कमल महल के ऊपर, बस वही चीज को यहाँ पर बताया जाता है। अथवा राजकीय प्रवेश द्वार हम देखें तो ऊपर 2 नंबर भाग में, तो राजकीय प्रवेश द्वार थे जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर के जैसे वो नजर आते थे। ये आप विरूपाक्ष मंदिर के बारे में देख सकते हो, ये उसका चित्र है। तो विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा है। अधिकांश वर्गाकार रचनाएं देव स्थल है, जो प्रमुख प्रवेश द्वार को काले रंग से भरा गया था। जो दीवार है उसको काले रंग से भरा गया था और प्रत्येक छोटा बिंदु एक स्तंभ को दर्शाता है। छोटा छोटा जितना बिंदु है मतलब वहां पर पिलर लगाया गया है। वर्गाकार या आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों की पंक्तियां प्रमुख सभागारों, मंडपों तथा बरामदों को विभाजित करती प्रतीत होती है। पूरा तरीके से आपको नक्शा दिखता है। एक जलाशय, एक मंदिर, सब पिलर, बाकी सब ढांचा इसका बनाकर यहाँ पर फिट कर दिया गया है। ये है देवालय, मतलब ये पूजनीय जगह है जहां पर गर्भगृह है, यहाँ पर लोग पूजते हैं। और उसके नीचे आप देखो तो ये दैवीय विवाह के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप। ये भगवान की पूजा करने के लिए, मतलब किसी देवता की पूजा हो रही है उसी के अनुसार में यह मंडप बना था। इस मंडप पर अनेकों प्रकार की कलाकृतियां आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप जो भी इसमें देख सकते हो, आप देख सकते हो पूरा मंडप एक तरीके से इतना सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, आप भी नहीं लगा सकते। क्यों लगाओगे भैया आप? देखो इतनी ज्यादा कलाकारी इसमें, एक मंडप में आज तक आपने देखा भी नहीं होगा। बिरला ही लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे मंडप साक्षात आंख से देख पाते हैं। मूर्तियों वाले स्तंभ का एक रेखा चित्र, और इस स्तंभ में क्या क्या बनाया गया है आप यहां से समझ सकते हैं। इस रेखा चित्र को देखकर समझ सकते हैं। देखो कितना डिजाइन इसमें दिया गया है, कितने भगवान को बनाया गया है, कौन कौन से लिपि लिखी गई है, कौन कौन से जानवरों की मूर्तियां बनाया गया है, कौन कौन से इसमें देवी देवताओं की आकृतियों को यहाँ पर बनाया गया है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था अभी कि लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देता था गोपुरम, और ये संभवतः देखा जाए तो शासकों की ताकत की याद भी दिलाते थे कि शासक इतने मजबूत हैं जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। इसीलिए मुगल साम्राज्य के लोग जब आए तो उन्होंने मीनारें बनवाना चालू कर दिया। इतना बड़ा बड़ा मीनार, 40-40 मंजिला का मीनार बनाकर रेडी कर दिया गया। 15-15 मंजिला के मीनार तो आपको भारत में यूं ही देखने को मिल जाएंगे, आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो उन लोगों ने साबित किया कि बेटा बउआ तुमसे हम महान हैं, भारत के राजाओं तुमसे महान है। और उनके मीनार देखकर ही भारत के कई राजाएं डर गए, कई राजा लोग हाथ जोड़ दिए, लेकिन कुछ वीर थे जिन्होंने हाथ कभी नहीं जोड़ा, हाथ काटने की औकात रखते थे। उसी में से थे महाराणा प्रताप, राणा प्रताप के नाम से जाना जाने वाला। उसके बाद आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने कभी, ये 2 नाम मुझे याद रहता है हमेशा, ये लोग कभी भी सिर नहीं झुकाए इन मुगल दरबारियों के सामने। सिर झुकाया भी उसी लिए कि सिर काटने की हिम्मत रखते थे। आगे देखते हैं। इन विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, मंडप तो था ही, लंबे लंबे स्तंभ वाले गलियारे भी थे जो अक्सर मंदिर परिषद में स्थित वहां पर देव स्थलों के चारों ओर बने थे। देव स्थान जो थे ना उसके चारों ओर ऐसे आकृति बनाई जाती थी और सम्मिलित है। अब हम 2 मंदिरों को और सूक्ष्मता से देखते हैं। कैसे? विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर साउथ में पूजे जाते हैं और विट्ठल मंदिर पूरा महाराष्ट्र से लेकर पूजा जाता है। महाराष्ट्र में विट्ठल मंदिर को लोग बहुत पूजते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से यह हमें पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर नवीन 10वीं शताब्दी का था। ये जो मंदिर था
9वीं या 10वीं शताब्दी का होगा। कब 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 9वीं या 10वीं, आज से करीबन 1000 साल पहले का ये मंदिर बताया जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि 9वीं या 10वीं शताब्दी आज थोड़े था भैया, वो बहुत पहले का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया। पहले से यह विरूपाक्ष मंदिर था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य जब बसा, इस मंदिर को बहुत बड़ा बना दिया गया, बहुत अधिक कर दिया गया। मुख्य मंदिर के सामने बड़ा मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में बनवाया। मतलब अपना राज्य बनवाया, राज्य कायम किया। इसी के उपलक्ष्य में राजा कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर के सामने एक सभा मंडल को बनवाकर पेश किया और इससे सूक्ष्मता से उत्कीर्ण किया गया था। बहुत सावधानी से इसको उत्कीर्ण स्तंभों से सजाया गया था। और वहां पे जो भी आप पिलर देखोगे, पिलर इतना कमाल का है कि एकदम मनमोहक है। पिलर जो भी वहां पर पिलर आप देखोगे सब मनमोहक है। और पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। और इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय दिवाले, इन जितने भी परिवर्तन हुए थे उनका अर्थ था कि केंद्रीय दिवाले, बीच वाले जो गोपुरम है, बीच वाला जो उनका मंडप हुआ करता था, तो केंद्रीय दिवाले पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। पूरा परिसर का एक छोटा भाग सा वो सीमित रह गया था, लेकिन अच्छा था। जो भी बनाया गया था अच्छा बनाया था। जिसने ये बनाया था अपनी सारी नॉलेज, सारी ज्ञान उसमें झोंक दिया होगा। मंदिर के सभागार का प्रयोग विविध प्रकार के कार्य के लिए होता था। मंदिर का जो सभागार था उसका अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किया जाता था। और इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी। सभा मंडल और सभागार का इसी प्रकार इस्तेमाल होता था। अन्य सभागार का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव का आनंद मनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झूलाने के लिए होता था। मतलब यहाँ पर आ जाता है कि देवी देवताओं के आनंद, उनके उत्सव का आनंद मनाने के लिए, चाहे देवी देवताओं को झूला झूलाने के लिए बनाया जाता हो। और इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालय में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। मतलब छोटे मूर्तियों से वो अलग होता था। मैं अभी एक कुछ न्यूज देख रहा था, तो एक बाबा थे, वो बाबा थोड़ा बहुत फेमस आदमी है, फेमस बाबा है। तो वो बोल रहे हैं, क्या धर्म गुरु के रूप में उनको बोला जा सकता है, वो बोल रहे हैं कि आसाराम को छोड़ देनी चाहिए। आसाराम के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो गया। जो धर्म का प्रचार करता है ना, जो धर्म के लिए काम करता था, अगर उससे गलती होता है तो उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़का द्रोही, देशद्रोही है वो, गद्दार है। क्योंकि आपको उस मंच पर बैठाया जा रहा है कि आप समाज को एक नया रास्ता दोगे। ऐसा नहीं कि समाज को आप बलात्कार करने का रास्ता दोगे। तो उन लोगों को माफी नहीं, उन लोगों को सजा देना चाहिए। ऐसा सजा कि वो मरते दम तक नहीं भूले और मरने के बाद भी नहीं भूले। और लोग, दुनिया याद रखे कि हम भी वैसा करेंगे तो मेरा हक, मेरा भी वैसा ही हाल होगा, दुर्गति होगा। दूसरे देव स्थल विट्ठल मंदिर। अब विट्ठल मंदिर की बात मैं कर देता हूँ, वह भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः देखा जाए तो महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के ही एक रूप थे। तो आप ऊपर देखो, जो रथ यात्रा आपको जो दिख रहा है, विट्ठल मंदिर का रथ है। क्या है? विट्ठल मंदिर का रथ है। आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां पर लोग जपते हैं, विट्ठल 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 विट्ठल। तो ऐसे प्रकार के वो लोग जप करते हैं और मानते भी हैं भगवान विट्ठल को। भगवान विट्ठल कृष्ण जी को ही मानते थे ना। वो विष्णु के रूप थे, लेकिन कृष्ण जी के रूप में ही उसको पूजा जाता था। ये आप देख सकते हैं कितना मस्त यहाँ पर बनाया गया होगा और कितना मजा आता होगा यहाँ पर रहने में, जाने में, थोड़ा देर समय बिताने में। इसका नाम है जिंजी का झूलता मंडप। ये झूलता मंडप है, मतलब एक पिलर पे ही इस मंडप को बनाया गया है। किस कारणवश बनाया गया था ये मुझे नहीं पता, क्यों बनाया गया है इसको भी नहीं पता मुझे। देखो शायद इसमें बताया जाए तो बताया जाए। और इस देवता की पूजा को कर्नाटक में
आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनसे एक सामाजिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। मतलब वहां के सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण के लिए वहां पर अलग अलग देवताओं को, अलग अलग परंपराओं को आने के लिए मौका दिया, उसको बढ़ावा दिया कि भैया तुम भी आओ, तुम भी कुछ करो, हम अकेले क्या करेंगे। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। एक रथ का एक अनूठा मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। इस मंदिर को आप देख सकते हो, मदुरई के नायकों द्वारा बनवाया गया ये गोपुरम है और कितना ज्यादा इस पर कलाकृति किया गया है, क्या आकृति इस पर बनाया गया आप देख सकते हो, ध्यान से देख सकते हो तो ध्यान से देखो। और इतना महीन डिजाइन इस पर बनाया गया है जैसा आपको बाकी मंदिरों में देखने को नहीं मिलेगा। ये मंदिर पूजनीय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद आपको अलग प्रकार की चेतना मिलेगी। यहाँ पर जो ग्रेविटी है, चुंबकीय शक्ति, वो अलग है। वहां पर जो तेज है उस पहाड़ का, वो तेज अलग है, इसलिए वहां पर जाना चाहिए। हमें भी जाना चाहिए, हम भी जाएंगे कभी। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता, यहाँ पर देखो कि मंदिर परिसर जितना भी होता था, जितना मंदिर का इलाका होता था, एक चारित्रिक विशेषता रथ गलिया। रथ गलिया मतलब जहां से रथ जा सके, रथ गलिया है जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। सीधा मंदिर की रेखा से, मंदिर के गोपुरम की रेखा सीधा जाएगा। और इन गलियों का फर्श जो था पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। किससे? पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था, पत्थर को काट काट कर। और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करती थी। और पूरा चारों तरह से व्यापारी उसमें अपना दुकान लगाया करते थे लोग, और तभी ना बिचाएगा जी। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंद की परंपरा को जारी रखा, जिस तरह नायकों ने किलेबंद की परंपरा को जारी रखा तथा और अधिक व्यापक बनवाया, ठीक वैसे ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भों में भी किया था। और यहाँ तक कि कुछ सबसे यहाँ पर दार्शनिक गोपुरम का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया था, जो सामने आप तस्वीर 7.26 में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 26 नहीं बोलना चाहिए, 7.26 में आपको देखने को मिलेगा मदुरई के मंदिरों के बारे में। और जितना कमाल का ये मदुरई का मंदिर है ना, उतना ही कमाल का बाकी सब भी मंदिर बनवाया जाता था। अब यहाँ पर देखो टॉपिक नंबर 6, महिलाओं, मंदिरों तथा बाजारों का यहाँ पर आकलन करने को मिलेगा। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी इकट्ठा की, जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया, फोटोग्राफ, नक्शा, संरचनाओं के खरे रेखा चित्र तथा मूर्तियों को भी देखा। और यह सब कैसे खोजा गया, ये सब प्रश्न है, कैसे खोजा गया। मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांत और अभिलेखों से मिली जानकारियों को एक साथ जोड़कर देखा गया यहाँ पर। और 20वीं शताब्दी में इस स्थान का यहाँ पर संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। तब यहाँ पर कुछ खोज हुआ और 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। और तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में ही विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता के यहाँ पर प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया था कि एक भौतिक अवशेषों का सूक्ष्मता से यहाँ पर प्रलेखन किया जाए, उसके बारे में जाना जाए, खोज किया जाए। ठीक है, लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा किया और संरक्षित करने का कार्य किया था। इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य इन सभी विद्वानों ने किया जो पुरातात्विक विभाग के नाम से जाने जाते थे। और क्या किया, क्या नहीं किया, हम क्या विश्वास करें, क्या नहीं करें,
लेकिन 80% बात को आप भरोसा कर सकते हो, 20% नहीं। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक ही हिस्से को बारीकी से देखते हैं। कौन सा हिस्सा है? यह है मानचित्र, मैप, पूरा चित्र जो बनाया गया है। और इसका पहला चरण जो था, यह था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया था। पूरे इलाके को 25 वर्ग भाग में बांट दिया गया था और प्रत्येक वर्गों को वर्णमाला के अक्षर से इंगित किया गया था। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों में, समूहों में बांटा गया, लेकिन इतना काफी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में बांटा गया, फिर इनको सजाया गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बगल में, ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे और इनमें हजारों संरचनाओं को अंशों, अलग अलग अंशों, छोटे देव स्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया था और उनका प्रलेखन भी किया गया था यहाँ पर। और इस सब के कारण सड़कों, रास्तों, बाजारों इत्यादि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ, आधार तथा मंचों के माध्यम से की गई है। इन सबकी पहचान अलग अलग माध्यम से, मंचों के माध्यम से, स्तंभों के माध्यम से किया गया था। एबीसीडी में 26 लेटर होता है, 26 में एक गायब है जिसका नाम है आई। जे एच के बीच में जो आई होता है उसको गायब किया गया है, बाकी सब यहाँ पर है। तो इस तरह भाग में उसको बांट दिया गया था। आगे देखते हैं, तो इन सभी की स्थिति जो था ना, इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभों के आधार पर, मंचों के माध्यम से किया गया। और एक समय जो बाजार जीवंत थे, बाजार क्या थे? जीवंत थे। उनका बस अब यही कुछ बचा रहा था, उनका बस सब सामने यही देखने को मिला है। और उन सब में ये बांटा गया, उन सब में ऐसे ऐसे इलाका बांटा गया, NA, NB, NC, ND, NF, ऐसे अनेकों प्रकार के नामकरण उनके किए गए थे। विजयनगर स्थान का विस्तृत मानचित्र यहाँ पर आपको ऊपर दाईं और ऊपर से नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये N वाला इलाका जो है दायां इलाका है, ये पूरा वर्गाकार के इलाके में इसको जोड़ दिया गया था। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर प्रयोग नहीं किया गया है, इसको बताइए। और मानचित्र में दिए गए पैमाने का प्रयोग करते हुए किसकी एक छोटी का वर्गाकार लंबाई मापिए। यहाँ पर साफ साफ बताना है कि कौन सी छोटी लंबाई है। आप बाकी सब यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, आप ये NM देख लो। या फिर विजयनगर का आकलन करने के लिए लिखा गया था, छोटा छोटा करते करते और भी छोटा कर दिया गया था। जॉन एस फ्रिटज, तो ये किसी का नाम है। तो जॉन एस फ्रिटज, जॉर्ज मिशेल, तो जॉर्ज मिशेल तथा MS नागराज राव नाम था उनका, MS नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया और उन्होंने जो लिखा वह याद करना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के शासकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तंभ, टेक को बोलते थे ब्रैकेट, मतलब रेलिंग, धरन, धर कर चढ़ने वाला चाहे धर के खड़ा रहने वाला धरन, और भीतरी छत जो लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रृंखला की कल्पना वहां पर करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंग से उसको चित्रित किया गया था। एकदम थोड़ा चटकीला रंग से, चमकने वाला रंग से उसको बनाया गया था। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो लकड़ी की संरचना अब नहीं है, वह केवल यहाँ पर अब तो लकड़ी की संरचना बची नहीं है और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में है, केवल पत्थर ही बचा है। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़ दिए गए विवरण, यात्रियों द्वारा जो पीछे विवरण छोड़ा गया है, उस समय के संपादन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनः निर्मित करने में सहायक होते हैं। और उस समय क्या हुआ उसके बारे में हमें मालूम चलता है उनके छोड़े गए लेखन प्रक्रिया की वजह से, छोड़े गए वृत्तांत के वजह से, यात्रा वृत्तांत जो लिखते थे उसके वजह से। ये चित्र 7.29 है, जिसमें मंदिरों का नक्शा यहाँ पर बताया गया, कैसे कैसे मंदिर बनाए गए थे, उस पर से छत बना दिया गया था कि ढसे नहीं, भसे नहीं। ये देखो अब बाजार भी क्या उस समय का कमाल का लगता था। पेश बाजार का एक
सजीव विवरण यहाँ पर दिया जाता है। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं और इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहां आप सभी प्रकार के माणिक्य और हीरे और पन्ने और मोती और छोटे मोती और वस्त्र, पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे वहां पर आप पाएंगे, वहां पर मिलेगा। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहां से कई सामान्य घोड़े तथा टोटो मतलब टमटम गाड़ी, घोड़ा से खींचने वाला, बैल से खींचने वाला। तो आज टोटो किसको बोलते हैं? ये ई रिक्शा को बोलते हैं। ये टोटो नहीं है, टोटो टमटम को बोला जाता था, इसको रिक्शा बोला जा सकता है। ई रिक्शा मतलब बैटरी से चलने वाला रिक्शा। कई तुरंज कई तुरंज और नींबू और संतरे यहाँ पर और लगा कर दिया गया है। तुरंज, नींबू, संतरे, अंगूर, उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिलते थे वहां पे। और इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं वहां पे। और देखा जाए तो सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है, जहां बाजार चावल गेहूं, उस बाजार में चावल गेहूं अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ तथा सेम, मूंग, दालें, काला चीनी जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे और पूरे बढ़िया तरीके से वहां पर सामान को बेचा जाता था, जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। सस्ता दाम था लेकिन बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में वहां पर सारा संसाधन उपलब्ध था। फरनाओ नूनीज के अनुसार एक कोई राइटर है, यहाँ पर आया होगा घूमने के लिए। तो फरनाओ नूनीज के अनुसार बताया जाता है कि विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूर, संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे हमेशा, और सभी बहुत सस्ते बिकते थे वहां पे। बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था और नूनीज उल्लेख करता है कि भेड़ बकरी का मांस, सुअर का मांस, मृग मांस मतलब हिरण का मांस, तीतर का मांस, खरगोश का मांस, कबूतर का मांस, बटेर एक चिड़िया का नाम है तो बटेर का मांस, सभी प्रकार के पक्षी, चिड़िया, चूहे और बिल्ली भी वहां पर मिलती थी, और छिपकली, बिश्नग विजयनगर के बाजारों में बेची जाती थी। उन सबका यहाँ पर खरीदार भी थे, व्यापार करने वाले भी थे, तो हर एक प्रकार के व्यापार यहाँ पर होता था। यहाँ पर 7 नंबर टॉपिक देखो तो उत्तरों की खोज में प्रश्न, मतलब उत्तर की खोज करने के लिए निकले लेकिन प्रश्न की बात यहाँ पर आती है। तो सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं कि कैसे बना, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, जिससे स्थानों को व्यवस्थित किया गया था और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया था निर्माण। ये सब पुराने जमाने का स्ट्रक्चर हमें बता देता है। उदाहरण के लिए किसी भी शहर के किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं कि भैया उनकी तैयारी कैसी होगी। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करेंगे, अलग अलग स्थान से तुलना करेंगे, तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में भी बताते हैं और वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ताओं या प्रश्रयदाता जो हमें दान देते थे तब प्रश्रयदाता व्यक्त करना चाहते थे। मतलब जो निर्माण करना चाहते थे, जो दान दक्षिणा देकर, पैसा देकर उसको बनवाना चाहते थे, उनके विचारों के बारे में भी हमको वहां से मालूम चलता है। और वे अक्सर ऐसे चिन्ह से परिपूर्ण रहते थे जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं और उन सबको देखकर हम समझ सकते हैं कि जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेखों तथा लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करें और उसी के अनुसार हमें मालूम चलता है कि किसका क्या महत्व था, किसका महत्व क्या नहीं था, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसके राज्य में हुआ, किसके राज्य में नहीं हुआ, ये सब जानकारी हमें विस्तार से मिल जाता है।
राजा कृष्णदेव राय, इसके बारे में देखो। परिदृश्य की कुछ यहाँ पर समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की इस सुंदर प्रतिमा को देखिए। आपको प्रतिमा नीचे देखने को मिलेगा। स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था और पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। देखो यहाँ पर मझला कद, गोरा रंग, अच्छी काठी, बढ़िया सुडौल शरीर, कुछ मोटा। राजा के चेहरे पर चेचक के दाग हैं, तो उनको भी चेचक हुआ था। ये तस्वीर को आप देखो जरा ध्यान से देखो कि राजा पहले कितने मासूम, कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो यही परिदृश्य उस समय होता था और यही दृष्टि के वजह से देखो इनके ड्रेसिंग कोड देखो, जो कपड़ा पहने हैं, धोती ही पहने हैं, लेकिन कौन से प्रकार के धोती पहने हैं, किस तरह धोती पहने हैं। अब पूरा साज सज्जट में अपने आप को उन्होंने दिखाया है। चलिए यहाँ पर देखिए, स्थापत्य तत्वों के परीक्षण हमें यह नहीं बताते हैं कि सामान्य पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। यह प्रशिक्षण हमें नहीं बताता है कि पुरुष, महिलाएं, बच्चे उसके बारे में जो भी संरचना बनी है उनके बारे में आस पड़ोस की रहने वाली जनसंख्या क्या सोचती थी। ठीक है, और इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे ये नहीं बताता है सर्वेक्षण, चाहे प्रशिक्षण, चाहे परीक्षण। क्या उनकी शाही केंद्र अथवा धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती है कि नहीं। क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते अथवा देखने के लिए रुकते। तेजी से मूर्ति के सामने से निकलते कि देखने के लिए रुकते, या सोचते, या उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते, क्या था क्या नहीं था, ये सब नहीं बताते। और वे लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य नहीं किया था, इन उद्योगों के विषय में क्या सोचते थे जिनके लिए उन्होंने अपना श्रम दान किया था, ये सब भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं बताया जाता है। कहीं कुछ भी आप कर लो तो आम जनता के बारे में नहीं बता सकता ना। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो क्या निर्माण करना है, स्थान, कौन सा माल प्रयोग करना है और किस शैली का अनुसरण करना है, ये सभी निर्णय शासक लेते थे। पर इतने विशाल उद्यमों के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान किसके पास था ये नहीं पता। भवनों के नक्शे कौन बनाता था नहीं पता। राजगीर, पत्थर काटने वाले मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण कार्य करते थे, कहा जाता है कि यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर साफ देखो, कहां से आते थे, क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाया जाता था, उन्हें किस प्रकार से वेतन मिलते थे, निर्माण गतिविधियों का अधीक्षण कौन करता था, निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहां से लाया जाता था। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भगवानों और उनके अवशेषों को देखने मात्र से ही नहीं दे सकते। संभवतः अन्य स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध ये हमें संकेत दे सकते हैं कि भैया ये हुआ था, लेकिन किन कारण हुआ ये भी बताया जा सकता है, लेकिन सही में कोई कारण नहीं पता चलता है। शोध कुछ और संकेत दे सकते हैं। जिस तरह शोध करेगा उस तरह आपको नया नया खबर देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रानी का स्नान घर है और रानी का स्नान घर नामक संरचना का एक भाग है। यहाँ पर रानी नहाने आती थी, रानी यहाँ पर स्नान करने आती थी। आप भी आ सकते हो, रानी जब आ सकती है तो आप भी रानी हो, किसी के दिल के रानी हो, किसी के दिल के राजा हो, आप भी नहा सकते हो। ये देखो काल रेखा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन। लगभग 1200 से लेकर 1300 बीच में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुआ। 1300 से लेकर 1400 के बीच में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336, बहमनी राज्य की स्थापना 1347, जैनपुर, कश्मीर और मदुरई में सल्तनत कायम हो गए 1347 में ही, उसी के इर्द गिर्द। लगभग 1400 से लेकर 1500 ईस्वी के बीच में उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना 1435 में हो गया। गुजरात, मालवा की सल्तनतों की स्थापना और अहमदाबाद, बीजापुर, बेरार सल्तनत का उदय 1490 में हुआ। लगभग
1500 से लेकर 1600 ईस्वी के करीब में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय 1510 में हुआ। बहमनी राज्य का विनाश, गोलकुंडा के सल्तनत का उदय 1518 में हुआ। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुआ। अब यहाँ पर देखो नीचे लिखा है नोट, प्रश्न चिन्ह अनिश्चित तिथि की ओर संकेत करता है। मतलब एक अनिश्चित, निश्चित तिथि नहीं है, अनिश्चित तिथि की तरफ संकेत करता है कि इस समय में हो सकता था। अब देखो यहाँ पर साफ साफ निश्चित रेखा में बताया गया है। काल रेखा 2, विजयनगर की खोज और संरक्षण की मुख्य घटना क्या क्या घटी थी। 1800 में कॉलिंग मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रिनिलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए। 1876 में पुरास्थल की मंदिरों की दीवारों के अभिलेखों का JF फलीट द्वारा प्रलेखन आरंभ हुआ। 1902 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य शुरुआत हुआ, आरंभ हुआ। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को कौन आज अमेरिका के नाम से जाना जाता है, तो यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया गया था। हम्पी जिसका नाम है, भारत में ही है। उत्तर दीजिए यहाँ पर लगभग 100 से 150 शब्दों में पिछली 2 शताब्दियों में, अभी हम लोग का कौन शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रहा है ना, तो पिछले 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, तो यहाँ पर समझो कि पिछले 2 शताब्दियों में हम्पी के भवन अवशेषों के अध्ययन में कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। आपके अनुसार यह पद्धतियां विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का किस प्रकार पूरक है, ये सब यहाँ पर आपको बताना है। आसानी से आप बता सकते हो, याद होगा अभी जो मैंने आपको बताया, नीचे वाला भी लिख सकते हो, और उसके बाद विरूपाक्ष मंदिर के बारे में जो मैंने बताया उसको लिख सकते हो गया 150 शब्दों में। उसके नीचे आपको तो निबंध लिखने को है। शाही केंद्र शब्द शहर के जिस भाग के लिए प्रयोग किया गया है, क्या वे उस भाग का सही वर्णन करते हैं कि नहीं करते हैं। आप पूरा एक पैराग्राफ ऊपर से देख कर लिख दो जिसमें शाही केंद्र के बारे में बताया गया है, जिसमें राजकीय केंद्र के बारे में बताया गया ना, पूरा उठा के यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसी प्रकार से अपना 200-300 शब्दों में आप इसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपका खत्म, क्योंकि ज्यादा प्रश्न ये सब पूछे नहीं जाते हैं, किताब के अंदर से ही प्रश्न आते हैं। इधर उधर से प्रश्न सुनोगे तो बाबू आप फेल कर जाओगे एग्जाम में जाने के बाद, और नहीं सुनोगे तो पास करोगे, कोई रोकेगा नहीं। ये सब बातें जो है ना वो ऐसे ही नहीं कोई बता देता है। आप कोचिंग में जाओगे तो आपको पैसे ले कर बताया जाएगा। अब फालतू बात भी कचरा भर दिया जाता है। फालतू बातों से बचना है, फालतू कामों से बचना है, तो सबसे पहले जो लोग कर रहे हैं उसको छोड़ दो। अगले भाग में हम पढ़ेंगे, अगले भाग हमारा अध्याय 8 है। तो अध्याय 8 में किसान, जमींदार और राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें किसान का क्या महत्व था, जमींदार का क्या महत्व था, राज्य का क्या महत्व था, उसके बारे में। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट है आप बेझिझक हमें कमेंट कीजिए। अरे हम हैं आपको बताने के लिए ना। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।